हाय, आज संडे था तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाता हूँ और वही जो इन्वेस्टिंग का किस तरीके से हमको एक कंपनी के बारे में क्या-क्या देखना चाहिए वो सारी चीज़ें मैं इसमें एक्सप्लेन करूँगा। बेसिकली आप कोई भी इंसान अगर इन्वेस्टिंग करना चाहता है तो बेस्ट वे तो यही है कि आप एसआईपी करें या कोई भी ईटीएफ फंड जो है सेलेक्ट कर लें, वो आपके लिए बेटर रिटर्न देगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि क्योंकि मनी क्या है? पैसा एक पावर है। Giving your money to someone else means giving your power to someone else. So I believe in my own individual style of investing. So what I see in company and how I analyze a company I will explain in this video. तो आज एक कंपनी है जिसके बारे में मैं बात करूंगा। इसका नाम है स्काई गोल्ड कंपनी। ये बेसिकली B2B बिजनेस में डील करती है और B2C कंपनी नहीं है। इसके जो क्लाइंट्स हैं वो जितने भी ज्वेलरी डिज़ाइन के ऑर्गेनाइज प्लेयर हैं उन सब के लिए ये डिज़ाइंस और प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है। तो जो अपना जो गोल्ड वाला सेगमेंट है, जो गोल्ड ज्वेलरी का जो इंडस्ट्री है वो इस समय पे बहुत ज़्यादा बूम कर रही है और उसी से रिलेटेड ये कंपनी है और इसकी जो परफॉर्मेंस है अभी पिछले कुछ क्वार्टर में वो बहुत ही ज़्यादा शानदार रही है। तो अगर इसमें कंपनी के मार्केट कैप की बात करूँ तो 6123 करोड़ का मार्केट कैप है। प्राइस टू अर्निंग इसका 76% का है। ROCE इसका 19 है और ROE इसका रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 23% के करीब है। तो बेस्ट थिंग्स इस कंपनी की ये है कि जो अभी Q2 का रिजल्ट आया है वो लगभग 94% के करीब रहा है और जो इसकी प्रॉफिट है वो और जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो लगभग 400% के करीब रही है। तो अगर हम इस कंपनी का जो मैंने कॉन कॉल सुनी थी इसकी, जिसमें मैंने जो नोट्स बना रखे थे, इसमें पहले काफ़ी पहले इन्वेस्ट किया था। तो अभी जो कॉन कॉल जो नोट्स हैं उसके बेसिस में मैं अपनी जो पोजीशन वो और बढ़ाऊंगा इसमें फ्यूचर में। तो इससे देखो एक चीज़ पता चलता है, अगर आप इसके 2000 मार्च 24 तक के जो एक साल की पूरी सेल्स ग्रोथ थी वो लगभग 1445 करोड़ की थी इसने, ठीक है। और अभी जो गाइडलाइन दी है इसकी, क्योंकि Q2 तक ही इसका रिजल्ट अवेलेबल है, Q3 के और Q4 के फ्यूचर में आएंगे। तो जो मैनेजमेंट की गाइडलाइन है उन्होंने कहा है कि हम दो मार्च 2025 में जो हमारा ईयर एंड होगा तब हमारे पास जो है लगभग 33 करोड़ का हमारा रेवेन्यू होगा, यानी जो सेल्स ग्रोथ रहेगी इस साल के लिए वो 3300 करोड़ रहेगी, ठीक है। तो आप 1445 उसको 1500 मान लीजिए, तो डिफरेंस कितना रहा? लगभग 1800 करोड़ का रहा। हमारे पास चारों क्वार्टर का रिजल्ट नहीं है, लेकिन आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग 1800 करोड़ का डिफरेंस आ रहा है। और अगर आप परसेंट वाइज देखेंगे तो 85-90 के करीब जो है इसकी ग्रोथ रहने वाली है आने वाले क्वार्टर्स में। अगर मैं Q1 Q2 का भी देख लेता हूँ तो 723 प्लस 769 लगभग 1492 यानी 1500 करोड़ की Q1 Q2 में इनका जो है सेल्स ग्रोथ रहा है। लेकिन फिर भी डिफरेंस देखेंगे तो 1800 करोड़ Q3 और Q4 में ये एज पर द गाइडलाइन जो इन्होंने दे रखी है उसके हिसाब से बिजनेस करेंगे। तो उसको भी अगर आप परसेंटेज में देखेंगे तो वो 85% का ग्रोथ आने वाला है। यानी कोई कंपनी जिसका हम प्राइस टू अर्निंग मीन्स का क्या मतलब है, अभी जो कंपनी का वैल्यू है उसका 76 टाइम में फ्यूचर को इसको मैं प्राइस देने के लिए तैयार हूँ, शेयर की कंपेरिजन करें। लेकिन इसकी अगर मैं फ्यूचर की एनालाइज करने पे देख रहा हूँ कि 85% की ग्रोथ रहने वाली है। तो 76 माइनस 85 डिफरेंस कितना आ रहा है? 20% का आ रहा है। तो एज ऑन डेट अगर आप देखेंगे कंपनी महंगी लग रही है, लेकिन फ्यूचर में आप इसको एनालाइज करेंगे तो ज़बरदस्त है कंपनी, ठीक है। तो इस तरीके से मैं हमेशा देखता हूँ कि क्या मैनेजमेंट फ्यूचर को लेके गाइडलाइंस दे रहा है, क्या उनकी फोरकास्ट है। अगर आप वो को देखेंगे, जनरली क्या होता है, देखो कभी कभार किसी कंपनी के आप सोचेंगे 20%, 22%, 25% का क्वार्टरली रिजल्ट रहा लेकिन फिर भी शेयर की पिटाई हो गई। क्यों होगी? क्योंकि मैनेजमेंट हमेशा गाइडलाइन घटाता है। जैसे मैं एक बात करूँ, अभी बैंकिंग सेक्टर में जो MFI वाला सेगमेंट है, MFI वाला जो सेगमेंट है जिसमें स्पेशली स्मॉल माइक्रो फाइनेंस वाली जितनी भी कंपनियां, उन्होंने सब ने अपने जो गाइडलाइंस थे वो पिछले साल जनवरी से इसी साल जनवरी 2024 से घटाना शुरू कर दिए थे कि क्योंकि उनको दिक्कत हो रही थी, रिकवरी उस हिसाब से हो नहीं रही थी, रूरल के अंदर डिमांड नहीं थी। तो सारी कंपनियों का आप देखेंगे कि उन्होंने अपनी गाइडलाइंस जो है जिस पेस ग्रोथ से वो जा रहे थे वो अपना घटाना शुरू कर दिया था। तो जो लोग कॉन कॉल वगैरह या जो प्रेजेंटेशन वगैरह देखते हैं उनको आइडिया हो गया था कि फ्यूचर किस हिसाब से वो एग्जिट कर गए। लेकिन आप देखेंगे जो लोग कॉन्स कॉल वगैरह या इसकी जो प्रेजेंटेशन वगैरह नहीं पढ़ते हैं तो वहाँ आपका लॉस होगा। आपको लगेगा कि कंपनी 30% ग्रो कर रही है, 40% से ग्रो कर रही है, लेकिन फिर भी शेयर डाउन हो रहा है। तो हमेशा मैनेजमेंट की जो गाइडलाइन है, मैनेजमेंट क्या बेसिकली वो उस पर्टिकुलर फील्ड में उस डोमेन की नॉलेज रखता है, उसमें डील करता है। तो उसको हमेशा पता रहता है कि फ्यूचर कैसा रहने वाला है, क्या चैलेंजेस रहेंगे और क्या उनके सामने अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी, तो वो जानता है किस तरीके से रहेंगे।
दूसरा अगर मैं इसके बारे में एक और चीज़ जो उन्होंने बताई थी कि Q3 क्यों हमेशा इनकी एक्सपेक्टेशन से बेस्ट रहेगा। तो अभी उन्होंने बोला था 4.8 मिलियन वेडिंग जो रहेंगी इस साल, जो वेडिंग सीजन चल रहा है Q3 में, तो 4.8 मिलियन टोटल शादी इस साल होने वाली है, जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में लगभग 25% ज़्यादा है। तो अगर शादियों का ही ग्रोथ का CAGR आप देखेंगे तो 25% तो वो ही हो रहा है। तो जब शादियां होती हैं तो आप जानते हैं कि ज्वेलरी हमारे यहाँ पे इंडियन जो कल्चर है उस हिसाब से सबसे ज़्यादा मेन है, मस्ट है, ये समझ लीजिए किसी भी शादी के लिए। तो वो भी एक रीज़न है इसकी ग्रोथ का। दूसरा आप देखिए, कोई भी बिजनेस हो, कोई शॉप हो, कोई शोरूम हो या कोई फ्रेंचाइजी हो, कुछ भी सही, अगर वो ग्रोथ कर रहा है तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट होगी। वो पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर जो भी इंडस्ट्री है वो हमेशा एम्प्लॉय को ज़्यादा हायर करेगी। तो इनका अगर मैं एम्प्लॉय देखूँ तो अभी इन्होंने 350 से लगभग 500 तक इनकी एम्प्लॉय हायरिंग हो चुकी है, और ये 600 तक जाएंगे मार्च 2025 तक। तो एम्प्लॉय भी ये हायर कर रहे हैं। तो यही सारे पैरामीटर्स हैं जिनसे हमें पता चलता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी किस तरीके से ग्रो कर रही है। तो ये एक ग्रोइंग कंपनी है। तो मैं तो अभी इसको लेके बुलिश हूँ। फ्यूचर में भी मैं अपनी जो पोजीशन है वो 100% इसमें बढ़ाऊंगा। हाँ, कुछ चैलेंजेस रहते हैं, जैसे मान के चलिए कि गोल्ड की प्राइस जो तो चैलेंज क्या है इसके अंदर? चैलेंज ये है कि गोल्ड की जो प्राइस फ्लक्चुएट होती है, जैसे मान के चलिए गोल्ड की प्राइस अगर फ्यूचर में बढ़े, तो गोल्ड की प्राइस अगर बढ़ती है तो इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ये एक इसके सामने चैलेंज रहता है। तो इसके बारे में मैनेजमेंट ने ये कहा था कि ये क्या है कि ऑलरेडी फ्यूचर और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं इन्होंने कर रखे हैं, जो कि MCX पे होते हैं। MCX एक अनदर कंपनी है, वो भी वंडरफुल कंपनी है, उसमें भी मैं इन्वेस्टेड हूँ। किसी दिन टाइम मिला तो उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो MCX में क्या है, जो फ्यूचर और ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जिससे आप जो है प्राइस के जो भी रिस्क होते हैं उसको मिटिगेट कर सकते हैं। तो वो इन्होंने कर रखे, इन्होंने बताया था। तो दूसरा चीज़ ये है, एक और चीज़ है कि आपने अभी देखा होगा कि US में अभी बात चल रही है कि उनके जो पार्लियामेंट है उसमें जो एक वो बिल लेके आएंगे जिस पे जो उनके रिजर्व्स हैं, तो वहाँ पे गोल्ड की जगह पे वो बिटकॉइन को रखेंगे या उसका जो परसेंटेज है वो बढ़ाएंगे। तो उससे भी गोल्ड की जो प्राइस है वो नीचे आएंगी, 100% इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन अभी ये फ्यूचर में जब ट्रम्प 20 जनवरी को बन जाएंगे प्रेसिडेंट, उसके बाद पता चलेगा क्या होता है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं इस स्काई गोल्ड के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो ये एक वंडरफुल कंपनी है। मैनेजमेंट की गाइडलाइन बहुत अच्छी है, ये हवा में नहीं है। आप पिछले साल के क्वार्टरली रिजल्ट को एनालाइज करेंगे तो मैनेजमेंट ने हमेशा अपनी गाइडलाइन बढ़ाई है। और आप फ्यूचर को लेके एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनी महंगी नहीं है, और अपने जो रिजल्ट्स जो आ रहे हैं उसके बेसिस पे बहुत अच्छी कंपनी है। आप इसमें डिसीजन ले सकते हैं। तो मैं इसी तरीके से देखता हूँ कि मैनेजमेंट हमेशा आपको अपनी कॉल में कोई ना कोई हिंट दे के चलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर।